हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेथ मशीन के पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें कुल 20 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे डेली के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसके द्वारा कार्य को सर्वाधिक बड़े डायमीटर का निर्धारण किया जा सकता है जिसको लेथ पर टर्न किया जा सके। इसमें आपको ये बताना है कि लेथ मशीन में जो सबसे बड़ा साइज के जो जॉब को टर्न किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, लेथ का बेड है और ये चक है, ठीक है। तो आपके यहाँ कैरिज हो जाएगा और मान लीजिए टेल स्टॉक है, तो आप कितने साइज, अधिकतम कितना साइज के जॉब को कैरिज के द्वारा यहाँ टूल लगा रहेगा, तो कैरिज को पीछे करने के बाद कितना पीछे जाए ये कटिंग करना चाहिए। तो यदि वो काट सकता है तो उसे स्विंग ओवर कैरिज बोलते हैं, और जितने साइज को इसके ऊपर घुमाया जा सकता है लेथ मशीन के चक में बांधकर उसे स्विंग साइज कहते हैं, ठीक है, स्विंग ओवर साइज। तो हमारा ऑप्शन आ गया बी। समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विंग ऑफ लेंथ का अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको अर्थ बता दिया कि जितना साइज का जॉब उस मशीन में घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए बेड की सतह से सेंटर तक की हाइट, यहाँ ये बेड के सतह है और यहाँ पे सेंटर लगा हुआ है, तो ये सेंटर तक की हाइट, ठीक है। सैडल की सतह से सेंटर तक की हाइट, तो ये सैडल भी यहीं कैरिज में लगा रहता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हेड स्टॉक के स्पिंडल से टेल स्टॉक की दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपको बताना है क्या है दोस्तों, स्विंग ओवर लेंथ। तो यहाँ पे आपको इनमें से कोई नहीं, चौथा नंबर ऑप्शन है। तो सबसे सही क्या है, बेड की सतह से सेंटर तक की ऊंचाई, ये हो गया स्विंग ऑफ लेंथ, ठीक है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 33, निम्न में से किसका प्रयोग कर लेथ मशीन पर ग्राइंडिंग व मिलिंग के क्रिया किया जा सकता है। ऑप्शन है अटैचमेंट, टेपर टर्निंग, कंपाउंड रेस्ट, ऑफसेट विधि। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा चित्र बना कर दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये हेड स्टॉक साइड है, ये चक बना दिया दोस्तों, और चक बनाने के बाद ये बेड है और यहाँ आपने लगाया टेल स्टॉक, ठीक है। बीच में कैरिज रहता है। तो यदि आपको मिलिंग ऑपरेशन करना है तो ये इसका हालो स्पेंडल है, ठीक है। इस स्पेंडल में आप डायरेक्ट मिलिंग कटर लगा के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ आप मिलिंग कटर लगा देंगे इस प्रकार से, और जो कैरिज है उसके पूरा कंपाउंड रेस्ट वगैरह उसको खोल दीजिए, निकाल दीजिए, और उसके ऊपर आप वाइस लगाने की व्यवस्था कीजिए ताकि आप जॉब को वाइस के साथ इस प्रकार से बांध सकें। और बांधने के बाद थोड़ा सा यहाँ बाहर निकला हुआ रहेगा इस साइड से, आप इसे फिट दे सकते हैं। इसके नज़दीक ले जाइए, क्रॉस फिट दीजिए इस प्रकार से, तो वो काटेगा, ठीक है। काटता हुआ आगे निकल जाएगा। आपको इस प्रकार से फिट देना है। आप लॉन्गिट्यूनल भी फिट दे सकते हैं, पर लॉन्गिट्यूनल फिट यहाँ देने से क्या होगा कि बहुत तेज़ी से टूल तरफ जॉब आगे बढ़ेगी, जिससे बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको क्रॉस फिट में हमेशा चलाना है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि मिलिंग ऑपरेशन में कटर कहाँ लगाना चाहिए, तो आपको इसमें लगाना चाहिए। तो ये जो यूनिट है दोस्तों, जो कैरिज के ऊपर लगा हुआ है, इसको हम अटैचमेंट बोलते हैं। मतलब एक जुगाड़ है, अटैच किया हुआ है, किसके साथ, कैरिज के साथ। दूसरा तरीका अपने को करना है क्या है, ग्राइंडिंग करना है। तो ग्राइंडिंग में थोड़ा अलग होता है। ग्राइंडिंग में मान लीजिए ये चक है और ये आपका बेड है और यहाँ पे टेल स्टॉक है। तब आपको क्या करना है कि जॉब को आप दोनों सेंटर के बीच बांधेंगे, और जहाँ पे कंपाउंड रेस्ट है उस यूनिट में आप ग्राइंडर, अलग से ग्राइंडर को लगा दीजिए। तो ग्राइंडर को लगा के व्हील यहाँ आ जाएगा और फिर आप इसमें मशीनिंग कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, ये सेंटर है, ये लाइव सेंटर यहाँ लगा हुआ है और डेड सेंटर दाएं साइड में टेल स्टॉक में लगा हुआ है। इसके बीच में आपने शाफ्ट को लगाया, और जहाँ पे आपके कैरिज यूनिट है, टूल पोस्ट को हटाकर वहाँ पर आप यहाँ ग्राइंडर अटैचमेंट को लगा दीजिए, और
इसे आप लॉन्गिट्यूडनल फिट, क्रॉस फिट दोनों ही दे सकते हैं। आमतौर पर शाफ्ट की ग्राइंडिंग करने के लिए अटैचमेंट लगाकर इसी प्रकार से ग्राइंडिंग किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि मिलिंग के कटर को स्पेंडल में लगाया जाता है और जो आप एक वाइस लगा देते हैं और ये टूल पोस्ट को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब कटिंग करने के काम तो ये स्पेंडल में लगा हुआ कटर करेगा, ठीक है, मिलिंग के कंडीशन में। और जब आपको टर्निंग करना है तो आप टूल पोस्ट को लगा के टर्निंग करते हैं, लेकिन आपको यदि ग्राइंडिंग करना है तो टूल पोस्ट हटा दीजिए, कंपाउंडर्स हटा दीजिए, आप वहाँ पर लगा दीजिए एक ग्राइंडिंग अटैचमेंट और पूरी तरह से आप शाफ्ट को ग्राइंडिंग कर सकते हैं। खास करके जब आपको एक्यूरेसी में ग्राइंडिंग करना होता है तो इस प्रकार के प्रोसेस किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आप क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। मिलिंग अटैचमेंट प्रयोग करते समय कटर को कहाँ पकड़ा जाता है? तो दोस्तों मैं आपको इसी 33 क्वेश्चन नंबर में बता दिया, स्पेंडल में पकड़ा जाता है। देखिए, लेथ स्पेंडल, टेल स्टॉक, टूल पोस्ट या लेथ डॉग। तो दोस्तों ये जो डॉग होता है ये तो बेंटल और स्ट्रेट टेल के साथ ही होता है। टूल पोस्ट में टूल को बांधा जाता है और टेल स्टॉक में तो डेड सेंटर लगाया जाता है। तो लेथ के स्पेंडल में ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर, यूनिवर्सल चक का एक और नाम क्या है? 4 चक, 2 चक, 3 या मैग्नेटिक। तो निश्चित तौर पे आपको ये पता है कि 4 चक ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। सेंटर ड्रिल का साइज का चयन निम्न बात पर आधारित होता है। दोस्तों सेंटर ड्रिल आपने देखा होगा इस टाइप से होता है, जिसको आप कहाँ यूज करते हैं? आपको कोई भी लंबा शाफ्ट में यदि काउंटर सिंकिंग के साथ साथ आपको थ्रेड बनाना है, इसके अंदर सेंटर को सपोर्ट देना है, तो आपको काउंटर सिंकिंग करना पड़ेगा। इसका जो एंगल है या चयन करना है आपको किस आधार पर करना है ये आपको बताना है। इसका जो साइज लेना है, जॉब मोटा है कि पतला है, उसके आधार पर आपको गहराई करना है, आपको उस आधार पर इसके एंगल भी बनाना है। तो आप सही आंसर क्या लगाएंगे? जॉब का व्यास, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर जो होगा वो जॉब का व्यास ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। सेंटर ड्रिलिंग निम्न प्रकार से किया जाता है। तो आपको सेंटर ड्रिलिंग करना है, कहाँ करना है? किसी शाफ्ट में करना है, तो आपको किस प्रकार से करना चाहिए? उच्च फीड के साथ उच्च स्पिंडल की गति, क्या आपको फीड भी ज़्यादा देना है, स्पिंडल की गति भी ज़्यादा रखनी है, कि उच्च फीड के साथ निम्न स्पिंडल गति, फीड भी ज़्यादा हो और स्पिंडल की गति भी अधिक हो, या निम्न फीड के साथ उच्च स्पिंडल की गति? तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल सही हो रहा है, फीड कम होना चाहिए और स्पिंडल की गति अधिक होना चाहिए। क्या करने के लिए? सेंटर ड्रिलिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सही आंसर होगा इसका। निम्न फीड के साथ निम्न स्पिंडल की गति, तो जहाँ फीड आपको फीड कम देना होता है और स्पिंडल की गति अधिक रखना पड़ता है, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नलिंग हेतु प्रयुक्त गति को, आपने नलिंग सुना होगा, नलिंग डायमंड नलिंग होता है, स्ट्रेट नलिंग होता है। नलिंग करने का उद्देश्य ये होता है कि जॉब, ऐसा जॉब जिसका हैंडल पकड़ना हो या उसको थोड़ा दिखावट में सुंदरता भी रखनी हो, इस प्रकार के काम के लिए नलिंग किया जाता है। जैसे आपने माइक्रोमीटर के थिम्बल के ऊपर देखा होगा, जैसे आपने बर्नियर कैलीपर के रिंग नट या उसके जो थंब नट होते हैं उसमें आपने देखा होगा, या बहुत सारे लोगों ने जो जिम करने वाले डम्बल्स वगैरह होते हैं या रॉड होते हैं उनमें देखे होंगे। तो इस प्रकार से जगह में जहाँ पर स्लिप होने की संभावना रहती है वहाँ पर नलिंग किया जाता है। तो स्ट्रेट भी होता है और ये डायमंड भी होता है, इस टाइप से आपने देखा होगा। तो इसमें आपको स्पिंडल की गति कैसे रखनी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखिए, खरीदने के समय जैसे स्पिंडल की गति, क्या आप जैसे टर्निंग करते हैं उस टाइम जैसे स्पिंडल की गति रखेंगे या उससे अधिक रखेंगे, या खरीदने के समय जैसे स्पिंडल की गति से 1/3 रखेंगे या उसकी आधे रखेंगे? तो दोस्तों आपको 1/3 रखना है या उससे कम रखना है, उससे ज़्यादा तो आपको रखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको नलिंग करते समय बहुत ही कम स्पीड में चलाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, 12 मिलीमीटर से कम व्यास के जॉब पर नलिंग करने के लिए नलिंग औजार का किस्म है। अब दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि यदि
12 मिलीमीटर से कम नलिंग हो, रॉड की डाया कम हो, तब आपको कौन सा नलिंग करनी चाहिए? तो आपको डायमंड नलिंग नहीं करनी है, आपको करने कौन सा है? स्ट्रेट नलिंग। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेट कौन सा है? सिंगल नल होल्डर के द्वारा। यूनिवर्सल किसमें सिंगल, देखिए सिंगल नल होल्डर, पैरेलल, और ये तो हो गया आपका सिंगल वाला, आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, एक टम्बलर गियर इकाई में कितने गियर होते हैं? तो जैसे कि नाम से टम्बलर लिखा हुआ है, टम्बलर में 3 गियर ही होता है। ठीक है, और 3 गियर का काम भी ऐसे ही होता है कि रिवर्स, फॉरवर्ड और जीरो, न्यूट्रल भी कर सकते हैं। रिवर्स और फॉरवर्ड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसको? फीड रॉड को। ठीक है, कब करते हैं? तो कैरिज को मोशन देने के लिए करते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें कितने गियर होगा? 3 गियर होगा। ठीक, ये आपका 3 गियर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, विच्छेदन कार्य अर्थात पार्टिंग ऑफ क्रिया किया जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि किस प्रकार से किया जाता है। स्पेंडल की गति को बहुत तेज करके या ज़्यादा करके, या ऑटोमेटिक फीड या स्वतः फीड के द्वारा, या स्पेंडल की गति को कम कर कर किया जाता है, या परिवर्तनशील वेरिएबल ड्राइव, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम करके। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका स्पेंडल की गति को कम रखकर किया जाता है, आधे से कम। आमतौर पर जितना स्पीड पे टर्निंग किया जाता है उससे आधे से कम पर पार्टिंग किया जाता है, और पार्टिंग करते समय हाथ से पार्टिंग करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियरेंस भी देना पड़ता है इसमें, इसीलिए हमेशा स्पेंडल की गति को कम करना ही पड़ता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन, कैच प्लेट में निम्न होते हैं। कैच प्लेट सुना होगा, तो कैच प्लेट क्या होता है आपको बता दूं मैं। कैच प्लेट इस प्रकार से एक जैसे आपका फेस प्लेट होता है उसी प्रकार से होता है, पर इसके एक हिस्से में यू आकार के कटा हुआ होता है, जिसमें बैंड टेल को फंसाकर तरह तरह के ऑपरेशन किया जाता है। आपने ये देखा होगा, इस तरह से बैंड टेल का प्रयोग किया जाता है। ये कैच प्लेट होता है, और एक होता है ड्राइविंग प्लेट जिसमें पिन लगा होता है। तो जब किसी शाफ्ट को ग्राइंडिंग करके अंतिम चरण में होते हैं, उसे ग्राइंडिंग करते समय चक में नहीं बांधा जाता, उससे क्या होता है सेंटर हट जाता है या सेंटर आउट हो जाता है, तो फिर एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ जाता है। तब हमको फेस प्लेट और टेल का प्रयोग या कैच प्लेट, ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग करना पड़ता है। तो कैच प्लेट में कितने खाँचा होते हैं और कैसे होते हैं? तो टी खाँचा या टी खाँचे के साथ सीधे खाँचे भी, ठीक है, केवल एक ही खाँचे या एक से अधिक खाँचे होते हैं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो टी खाँचे के साथ साथ सीधे खाँचे भी उसमें होते हैं। किस में दोस्तों? कैच प्लेट में। तो दोस्तों क्वेश्चन के आधार पर यदि आप देखेंगे तो मैं आपके सामने एक कैच प्लेट बनाया, इसमें सेंटर होल है, और यहाँ पे आपको कैच करने के लिए, टेल को कैच करने के लिए एक खाँचा बना हुआ है, तो इसमें एक ही खाँचा बनता है। ठीक है, और जहाँ पर टी खाँचे या सीधे खाँचे वाली बात आती है, तो वहाँ फेस प्लेट में बहुत सारे टी खाँचे और सीधे खाँचे होते हैं, पर इसमें केवल एक ही खाँचे होते हैं। कौन सा वाला? ये टेल को फंसाने के लिए जो खाँचा होता है यही वाला। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा केवल एक ही खाँचे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, यदि आपको विषम आकार की जॉब में फेसिंग करनी है तो आप कार्यखंड के लिए निम्न में से जॉब को किस पर बांध देंगे? तो दोस्तों जहाँ भी विषम आकार की जॉब की बारी आती है या बात आती है, तो वहाँ पर आपको फेस प्लेट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में देखिए, फेस प्लेट मैंडल पर लगाकर सेंटर के बीच, केंद्र के बीच, या इनमें से कोई नहीं। फेस प्लेट क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि फेस प्लेट इस प्रकार से प्लेट होते हैं, जिसमें लंबे लंबे टी आकार के स्लॉट्स, कोई छोटे वाले स्लॉट्स, कोई स्ट्रेट स्लॉट्स, इस प्रकार से लंबे छोटे तरह तरह के स्लॉट्स कटे होते हैं, और इसमें अलग अलग जगह में जॉब को बांध कर, जैसे आपने यहाँ पे एक साइड में जॉब बांध दिया विषम आकार की कोई जॉब को, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? एक बैलेंस वेट लगाना है दोस्तों। ठीक है, बैलेंस क्यों? क्योंकि यदि आप जॉब को इधर बांध रहे हैं तो वहाँ उसकी ऑपोजिट साइड में 10 kg का बैलेंस लोड लगाना है, नहीं तो अनबैलेंस चलता है, बेरिंग भी खराब होता है, और जॉब में एक लगातार एक जैसी गति भी नहीं मिलती। तो यहाँ आपको लगाना है फेस प्लेट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, केंद्र की बीच शाफ्ट को लेथ डॉग द्वारा चलने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये बैंड कैरियर है, और एक स्ट्रेट कैरियर भी होता है इस प्रकार से, ये सब टेल रहता है। ठीक है ना, ये स्ट्रेट वाला है, ये बैंड वाला है, और इसको ड्राइविंग प्लेट में इसका प्रयोग
ड्राइविंग प्लेट के साथ करते हैं और फेस प्लेट के ऊपर इस प्रकार से यू आकार के खांचे बने होते हैं, इसको कैश प्लेट बोला जाता है। तो कैश प्लेट में बेंड टेल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से केंद्र के बीच शाफ्ट को लेथ डॉक द्वारा चलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा ड्राइविंग प्लेट। क्यों? तो इसे आप जान लीजिए क्यों। क्योंकि दोस्तों कोई भी लंबे शाफ्ट होते हैं उसको आपने पहले तो लगा दिया स्ट्रेट टेल में, ये स्ट्रेट टेल में आपने फंसा दिया इसको अच्छे से और यहाँ से टाइट कर दिया। अब आपको ये जो फेस प्लेट है इस यहाँ पे ड्राइविंग प्लेट में एक पिन लगा रहता है, इस पिन के साथ यहाँ फंसा देते हैं। तो जैसे ही ये घूमने लगता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपको घुमाना है तो यहाँ फंस जाता है, किसमें? टेल में फंस जाता है और फिर जॉब भी साथ में घूमने लगता है। हालांकि जॉब सेंटर में भी लगा रहता है लेकिन किसी भी प्रकार से चक में नहीं बांधते इसको, क्योंकि आपको अंतिम क्रिया करना है, ग्राइंडिंग करनी है। तो इस समय आपको ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ड्राइविंग प्लेट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। खारद मशीन की विशिष्टिया स्पेसिफिकेशन निम्न से नहीं करते हैं। यहाँ आपको नहीं दिया हुआ है। तो देखिए जो लेथ मशीन है उसके स्पेसिफिकेशन में बहुत सारे चीज़ें रहती है, ब्रिटिश सिस्टम रहता है, इंडियन सिस्टम रहता है, उसमें फिर स्पेसिफिकेशन में सेंटर टू सेंटर हाइट रहता है और उसकी हेड, उसके बेड की लंबाई रहता है, ये बहुत सारी चीज़ रहते हैं। लेकिन इनमें से एक चीज़ जो है वो नहीं रहता है। तो देखिए वो क्या है आपको बताना है। केंद्र के बीच की लंबाई, तो केंद्र के बीच की लंबाई तो दोस्तों ये सही रहता है, ये रहता है। आपको नहीं वाला बताना है। पथ प्रदर्शक को मतलब बेड के ऊपर से केंद्र की ऊंचाई, ये भी रहता है। बेड से लेकर सेंटर की हाइट, ये भी रहता है। ठीक है, मतलब सही है ये भी। चक्करों की संख्या, तो मशीन का स्पेसिफिकेशन में आरपीएम का भी स्पेसिफिकेशन में शामिल किया गया है। मशीन की संपूर्ण लंबाई, तो दोस्तों ये मशीन की लंबाई जो है संपूर्ण लंबाई, इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हमको नहीं वाला में टिक लगाना है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। चक को मशीन पर चढ़ाते समय खारद मशीन के प्रदर्शक पथों की क्षतिग्रस्त होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों प्रदर्शक पथ मतलब होता है बेड। ठीक है, ये बेड के ऊपर उसे क्षतिग्रस्त होने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कब? जब हम मशीन के चक को उस पर चढ़ाते या लगाते हैं। आपको पता है कि मशीन, लेथ मशीन के कई बार हमें चक खोलने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम 3 चक को खोल के 4 चक लगाते हैं, कई बार हम 4 चक को खोलकर फेस प्लेट लगाते हैं, कई बार ड्राइविंग प्लेट लगाते हैं। जब हमारे पास मशीनों की संख्या में कमी होती है तो हम इस तरह के ऑपरेशन को करते हैं। तब हमको क्या करना चाहिए? तब आपको एक लकड़ी के बड़े टुकड़े रखकर उस टुकड़े को आप उसके बेड को बचाने के लिए रखें, फिर आप काम करें। तो ऑप्शन में देखिए, चक को दस्ती क्रेन द्वारा उठाना चाहिए। तो भाई इसको तो उठाना ही चाहिए, कोई बात नहीं है। फोरमैन तथा अनुदेशक का मदद लेना चाहिए। तो आप फोरमैन और इंजीनियर को आप बताएं। प्रदर्शक पथ पर लकड़ी का खंड या बोर्ड रख देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, स्क्रू जैक का मदद लेना चाहिए। तो ये सब सही नहीं है, लकड़ी के टुकड़ा रखना ही सबसे सही है। नहीं तो आप हर काम के लिए आपके फोरमैन के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम है, आप करिए ना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। काउंटर सिंक हेड स्क्रू के काउंटर सिंकिंग कोण कितना होता है? आपको यहाँ बताना है कि काउंटर सिंकिंग कोण कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 75 डिग्री जो रहता है काउंटर सिंक हेड का, वो काउंटर सिंकिंग रिवेटिंग के लिए रहता है। ठीक है, काउंटर सिंकिंग रिवेटिंग के लिए। 80 डिग्री जो रहता है वो सेल्फ टेपिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री काउंटर सिंकिंग के लिए और 120 डिग्री ये किसी होल के बर को हटाने के लिए। तो आपसे क्या पूछा? काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों? काउंटर सिंक हेड स्क्रू। काउंटर सिंक हेड स्क्रू कौन सा नंबर? बी नंबर। क्यों? 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ गया 90। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। साधारण रूप से किए जाने वाले एक्मी थ्रेड का प्रयोग। साधारण रूप से किए जाने वाले
एक्मी थ्रेड का प्रयोग। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, एक्मी थ्रेड का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको हमको बताना है। आपको एक्मी थ्रेड के बारे में थोड़ा जानकारी होगा कि इसके जो एंगल होते हैं वो 29 डिग्री होता है ब्रिटिश में, और मेट्रिक में 30 डिग्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो एंगल होते हैं ये यहाँ से जाके मिलेगा यहाँ से। तो क्यों नहीं हम स्क्वायर थ्रेड या हम बी थ्रेड का प्रयोग करें, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इसका जो लोड रहता है दोस्तों, ये इसके फ्लैंक के साथ साथ इसके फ्लैट वाले हिस्से में भी पड़ता है, अर्थात इसके जो लोड रहता है ये चारों तरफ बढ़ जाता है, इसलिए ये विशेष प्रकार के थ्रेड बन जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ना तो ये स्क्वायर थ्रेड है ना ही ट्रेंगुलर थ्रेड है, जिसको हम बी थ्रेड बोलते हैं, ये ट्रिपोजाइट थ्रेड है और ये मॉडिफाइड थ्रेड बोला जाता है इसे। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन को देखते हैं तो हमें सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। फ्लैंक पर भार सहने के लिए, तो दोस्तों आपको फ्लैंक मालूम है क्या होता है, ये इस प्रकार से फ्लैंक होते हैं, ये फ्लैंक है, ये भी फ्लैंक है। ठीक है, ये नीचे वाला रूट है, ऊपर वाला क्रस्ट है, ये क्रस्ट है और ये रूट है। तो यहाँ फ्लैंक के भार सहने के लिए सही बैठ रहा है, मतलब कि यहाँ भी भार आता है। बड़े व्यास पर भार सहने के लिए, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्से है बड़े व्यास पे भार पड़ता है और ये सह सकता है, तो ये भी सही है। छोटे व्यास एवं फ्लैंक दोनों में समान भार सहने के लिए, ठीक है, यहाँ छोटे होंगे दोस्तों, छोटे व्यास या रूट व्यास एवं फ्लैंक दोनों में समान भार सहने के लिए, तो यहाँ पे ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए या डी देखिए, उपरोक्त सभी सत्य है। तो दोस्तों ये सभी बातें सत्य है, अर्थात ये एक स्पेशल थ्रेड है, इसमें सभी प्रकार के भार को सह सकता है, इसलिए बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और एक्मे थ्रेड के एंगल मैंने आपको बताया 29 डिग्री ब्रिटिश में और 30 डिग्री मेट्रिक में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। टेपर अनुपात की गणना के लिए सूत्र क्या है। दोस्तों मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, इससे पहले आप फटाफट हमारे चैनल को लाइक करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। आप यदि हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, और आपके लाइक और कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, इसलिए आप फटाफट लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन, k = d-d/2l। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला नहीं है। ठीक है, k बराबर से d-d/l। हाँ दोस्तों, ये टेपर का अनुपात है, बड़ा डाया छोटा डाया बटे लंबाई, टेपर की लंबाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको टेपर की जो अनुपात निकालना पड़ता है कि कितना रेशो है, तो ये छोटा डी हो गया, ये बड़ा डी मतलब बड़ा डाया, और यहाँ से टेपर की रेशो कितना है, इसको अपन एल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एल ये टोटल लंबाई। तो के बराबर से d-d/l, ये सही आंसर है, अर्थात इसका बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। टेपर की महत्वपूर्ण बीमाएं डायमेंशन है, तो टेपर के जो सीमाएं हैं या बीमाएं हैं वो क्या है, बड़ा डाया छोटा डाया और लंबाई। तो हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा आ रहा है, बड़ा व्यास तथा टेपर की लंबाई नहीं, बड़ा व्यास छोटा व्यास तथा टेपर की लंबाई। हाँ बिल्कुल सही, जो कि मैंने अभी करके दिखाया, बड़ा डाया छोटा डाया टेपर की लंबाई, इसी को तो हम टेपर कहते हैं। तो हमारा आंसर भी तो आ गया, बड़ा डाया छोटा डाया और टेपर की लंबाई, सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा 20 क्वेश्चन, और मैंने इसे 20 क्वेश्चन ही बनाया है। इसका आगे हम लोग पार्ट 3 बनाएंगे। आपको कैसा लगा वीडियो आप बताइए, और आप हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।